वेलकम बैक टू इलियम साइंस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो क्लास नंबर 1 में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट करते हैं उपसहसंयोजक रसायन। तो सबसे पहले उपसहसंयोजक रसायन या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। मैंने आपको डी ब्लॉक पढ़ाए थे, उसमें कहा था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और कारण हमने वहाँ देखा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका आकार कैसा था, छोटा था, और उनके ऊपर आवेश घनत्व क्या था, ज़्यादा था। इस कारण से ये संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते थे। आपके सामने एक एग्जाम्पल आया हुआ है जो कि एक कॉपर का संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक दिया गया है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप लोग फैमिलियर हो, आपने कुछ एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देख रखे हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, आपके सामने एक लीफ आई है। इस लीफ का हरा कलर किस कारण से है? तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल भी हमारा क्या एक उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब हम ये देखें कि यह कौन से धातु का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो हम देखते हैं यहाँ आपके सामने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आई है और हमें जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मिला है यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और यह किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ। ठीक, एक एग्जांपल और देता हूं आपको। आपने ब्लड का रेड कलर देख रखा है। तो ब्लड का रेड कलर होने का कारण क्या हुआ? हीमोग्लोबिन हुआ। और हीमोग्लोबिन भी क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और यह हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? यह हीमोग्लोबिन है आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसका बताया मैंने आपको कि हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। फिर बात करते हैं विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें किसका मिलता है? कोबाल्ट का। तो विटामिन B12 जो यौगिक है वो कोबाल्ट का एक उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो आपने सुन रखे हैं। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया जाए, हो सकता है कि उस सॉल्यूशन में आपको सिंगल सॉल्ट मिला। कैसा? सिंगल सॉल्ट। वो सॉल्यूशन जो दिया गया उसमें एक लवण है, और हो सकता है कि उसमें एक से अधिक लवण है, मोर देन वन सॉल्ट है उसमें। अब जो एक लवण का जो सॉल्यूशन है उसमें वो सॉल्ट कैसा हो सकता है? हो सकता है कि वो सिंपल सॉल्ट हो, साधारण सॉल्ट हो, या फिर कैसा हो, वो मिश्रित सॉल्ट या मिक्स्ड सॉल्ट हो। तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि सिंपल सॉल्ट और मिक्स्ड सॉल्ट में क्या डिफरेंस है। साधारण लवण कौन से होंगे कि यदि इस प्रकार के लवणों का जली विलयन बनाया जाए तो ये जली विलयन में एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन देते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। मैंने NaCl लिया। अब इस NaCl को कहाँ डाल दिया? पानी में डाला। जब हम पानी में इसको डिजोल्व करते हैं तो ये NaCl डिसोसिएट होकर के Na+ और Cl- आयन देता है। तो देखो यहाँ एक प्रकार का कैटायन और एक प्रकार का एनायन मिला है। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेता हूँ, अमोनियम सल्फेट। अब इस अमोनियम सल्फेट को हम लोग जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो ये वियोजित होकर के हमें अमोनियम आयन और सल्फेट आयन देता है। तो यहाँ अमोनियम आयन की संख्या तो 2 है, लेकिन टाइप ऑफ कैटायन कितना है? एक ही है। धनायन का प्रकार कितना है? एक ही है। और एक ही प्रकार का ऋणायन मिला है। तो अमोनियम सल्फेट भी क्या होगा? यह भी एक साधारण लवण है या सिंपल सॉल्ट है। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लोग अगर डिजोल्व करते हैं तो देखो क्या होगा? डिजोल्व, देखो इसको डिसोसिएट करने का तरीका क्या रहेगा? ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा? सल्फेट के ऊपर। और ये जो 3 लिखा है जब हम इसको डिसोसिएट करें तो कहाँ आएगा? एल्यूमिनियम के ऊपर। तो ये वियोजित होकर के Al+3 आयन देता है। एल्यूमिनियम आयन दिया और 3 सल्फेट आयन दिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी सॉल्ट थे
डिसोसिएट होते हैं जल में डालने पर और एक ही प्रकार का कैटायन और एक ही प्रकार का एनायन देता है, तो ये कहलाएंगे साधारण लवण या सिंपल सॉल्ट। अब मैं बात करता हूँ मिश्रित लवण की। मिश्रित लवण में क्या होगा, इस प्रकार के लवणों को यदि जल में घोला जाए तो ये एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन या एनायन देंगे। एग्जाम्पल है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। जब इसको हम लोग जल में डालते हैं तो ये वियोजित होकर के हमें ये आयन देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमें 2 प्रकार के एनायन मिले और कैटायन एक प्रकार का मिला। तो या तो वो मिक्स्ड सॉल्ट क्या हो गए कि जब इनको जल में डालते हैं या तो वो एक से अधिक प्रकार के कैटायन देंगे या फिर एक से अधिक प्रकार के एनायन देंगे। तो इस प्रकार के सॉल्ट को बोलेंगे हम लोग मिश्रित लवण या बोलेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। क्लियर है चीज़। अब जो दूसरा आपके पास था, जो सॉल्यूशन था, उसमें एक से अधिक लवण प्रेजेंट है, मोर देन 1 सॉल्ट प्रेजेंट है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो विलयन है वो कैसा है, एक से अधिक प्रकार के लवण, और इसमें हम पढ़ते हैं एडिशन कंपाउंड। तो जो एडिशन कंपाउंड हुआ, एडिशन कंपाउंड क्या है कि जब हम 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को एक मॉलिक्यूलर रेशियो में मिक्स करके उनको वाष्पित करते हैं तो हमें एक नया स्टोइकियोमेट्रिक सब्सटेंस मिलता है। उस सब्सटेंस के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को बोलेंगे हम लोग योगात्मक यौगिक कहेंगे। तो जो पहला एग्जाम्पल आपके पास लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया K2SO4, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों को लेकर के वाष्पित किया तो मुझे पोटास एलम के क्रिस्टल मिले। तो पोटास एलम क्या हुआ, एक योगात्मक यौगिक हुआ। ठीक इसी प्रकार से फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को हम मिश्रित करते हैं तो हमें फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको मोहर लवण कहा जाता है, इसके हमें क्रिस्टल प्राप्त हुए। तो ये जो एग्जाम्पल आए किसके हैं, योगात्मक यौगिक के हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिक, तो आपका एक यौगिक ये हुआ और दूसरा यौगिक ये हुआ, ये दोनों ही कैसे थे, स्टेबल थे। इनको हमने फिक्स रेशियो में मिक्स किया और इनको जब वाष्पित किया गया तो हमें एक नया क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त हुआ, जिसको हमने क्या कहा, योगात्मक यौगिक का। और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर KCl पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो हमें कार्नेलाइट मिलता है। इसी प्रकार से अगर पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को हम आणविक अनुपात में लेकर मिश्रित कर वाष्पित करते हैं तो हमें पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट के क्रिस्टल मिलते हैं। ये भी एक योगात्मक यौगिक है। और एग्जाम्पल है कॉपर और अमोनिया को लिया तो हमें मिलता है टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट मिला, ये भी क्या हुआ, एक योगात्मक यौगिक हुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि योगात्मक यौगिक बनते कैसे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक स्थायी यौगिकों को एक आणविक अनुपात में लेकर हम मिश्रित करके उनको वाष्पित करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एक नए पदार्थ के क्रिस्टल मिलते हैं। अब ये जो योगात्मक यौगिक बने हैं वो व्यवहार के आधार पर इनको हम आगे 2 भाग में बांटेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ योगात्मक यौगिक। तो जो योगात्मक यौगिक है उनको व्यवहार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला प्रकार है वो है द्विक लवण और जो दूसरा है वो है उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। अब हम देखेंगे यहाँ कि द्विक लवण और उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फ़र्क है। अब यहाँ देखेंगे हम कि जो डबल सॉल्ट है और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्विक लवण या डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या है कि जो डबल सॉल्ट है वो ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जब हम इनका जलीय विलयन बनाते हैं तो वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। आइडेंटिटी खोने का मतलब क्या हो गया कि अगर द्विक लवण को लेकर के हम जलीय विलयन बनाएं तो यह उन सभी आयनों में वियोजित हो जाता है जिनसे मिलकर के बना होता है। द्विक लवण के जलीय विलयन में वो सभी आयन अपना धनात्मक परीक्षण देंगे। अगर हम उनके ऊपर केमिकल टेस्ट लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, धनात्मक टेस्ट देंगे। कैसे देखते समझते हैं इसको। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पोटास एलम का। पोटास एलम हमारा एक योगात्मक यौगिक है। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, डबल सॉल्ट या द्विक लवण बोल रहे हैं। जब हम इसको जल में डालते हैं तो ये वियोजित होकर के, डिसोसिएट होकर के हमें क्या देता है, पोटेशियम आयन देता है, एल्यूमिनियम आयन देता है और सल्फेट आयन देता है।
ठीक है ना। तो ये उन सभी आयनों में वियोजित हो गया है जिनसे मिलकर के बना है। अब अगर हम इस पोटास एलम के जली विलयन में रासायनिक परीक्षण करें, केमिकल टेस्ट करें, किसका, पोटेशियम का करें, एल्यूमिनियम का करें, सल्फेट का करें, तो हमें कैसा मिलेगा, वो धनात्मक मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इसके विलयन पर पोटेशियम का टेस्ट लगाता हूँ। पोटेशियम का टेस्ट करने के लिए हम डालेंगे इसमें HClO4। तो ये हुआ परक्लोरिक एसिड। जब परक्लोरिक एसिड डाला तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और वो वाइट प्रेसिपिटेट किसका मिलता है, KClO4 का मिलता है। इसका मतलब है कि उस विलयन में पोटेशियम आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित हैं। अब एल्यूमिनियम के परीक्षण के लिए हम उसमें डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर हमें जिलेटिनस अवक्षेप मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इसका मतलब ये हुआ, इस अवक्षेप का आना हमें ये दर्शाता है कि पोटास एलम के जली विलयन में एल्यूमिनियम आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित हैं। अब सल्फेट आयन का परीक्षण करते हैं, और सल्फेट आयन का परीक्षण करने के लिए हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं। तो बेरियम क्लोराइड सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो अगर पोटास एलम में HClO4 डालने पर वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो हम कहेंगे उसमें पोटेशियम आयन मुक्त अवस्था में है। अगर उसमें NH4OH डालने पर वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो हम बोलेंगे एल्यूमिनियम आयन मुक्त अवस्था में है। और बेरियम क्लोराइड डालने पर अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो बोलेंगे सल्फेट आयन मुक्त अवस्था में। तो इस प्रकार से हमने जब इन आयनों का परीक्षण किया पोटास एलम के जलीय विलयन में, तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिला, किसका, पोटेशियम आयन के लिए, एल्यूमिनियम आयन के लिए और सल्फेट आयन के लिए। अब हम पोटास एलम का जो हमने जलीय विलयन लिया है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि विलयन में कुल आयन कितने हैं, तो हम बताएंगे टोटल कितने आयन देता है वियोजित होकर के, वो 8 आयन देता है। 8 आयन कहाँ से, 4 आयन तो मिले सल्फेट के, 2 यहाँ से मिले, तो 4 और 2 6, और 2 यहाँ से मिले, टोटल कितने हो गए, ये 8 आयन्स हो गए। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पोटास एलम का जो जलीय विलयन है वो कौन कौन से आयनों का परीक्षण दे रहा है, पोटेशियम प्लस आयन का, एल्यूमिनियम आयन का और सल्फेट आयन का परीक्षण देगा। इसका मतलब पोटास एलम के जलीय विलयन में ये आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोटास एलम क्या हुआ, एक डबल सॉल्ट है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में तो कैसा था, स्थायी था, लेकिन जब हमने इसका जलीय विलयन बनाया तो यह अपना अस्तित्व खो देता, आइडेंटिटी लूज कर देता है। इसका मतलब हुआ कि ये उन सभी आयनों में वियोजित हो जाता है जिनसे मिलकर के ये बना होता है। और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको डबल सॉल्ट का। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं मोहर लवण, जिसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं। अगर मोहर लवण या फेरस अमोनियम सल्फेट को जल में डाला जाए तो देखो, सोचो कौन कौन से आयन मिल सकते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा Fe+2 आयन, इधर से मिलेगा सल्फेट आयन, इधर से मिलेगा अमोनियम आयन और इधर से मिलेगा सल्फेट आयन। तो जब जल में डाला तो हमें ये आयन मिले, कौन से, फेरस आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। और अगर मोहर लवण को हमने जल में डाला और पूछा जाए कि टोटल कितने आयन मिले, तो हम बोलेंगे टोटल कितने आयन मिले हैं, 5 आयन मिले हैं, 5 आयन मिले। कहाँ से, 2 सल्फेट के मिले और 2 अमोनियम के मिले और आपको 1 आयन मिला फेरस का। अब ये आयन मुक्त अवस्था में है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा, हमें पता लगेगा जब हम इन आयनों का रासायनिक परीक्षण करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मोहर लवण जो मोहर सॉल्ट दिया गया है, इसके एक्वस सॉल्यूशन में फेरस आयन का टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट डालते हैं, और पोटेशियम थायोसाइनेट डालने पर अगर हमें रेड पीपीटी मिल जाती है तो हम कहेंगे उसमें फेरस आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित था। अमोनियम आयन का परीक्षण करना है तो हम नेस्लर अभिकर्मक डालते हैं, और नेस्लर अभिकर्मक डालने पर क्या होगा, ब्राउन पीपीटी आती है। ब्राउन पीपीटी का आना ये बताता है कि मोहर सॉल्ट के जलीय विलयन में अमोनियम आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित है। अगर ये अमोनियम आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं होता तो हमें यहाँ ब्राउन पीपीटी नहीं मिलती। सल्फेट का परीक्षण करना है तो अभी मैंने यूज़ किया था बेरियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड डालने पर बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट आना। तो श्वेत अवक्षेप आना किसका, बेरियम सल्फेट का, किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। यह दर्शाता है कि मोहर लवण के जलीय विलयन में सल्फेट आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित हैं।
तो इस प्रकार से देखा कि मोर लवण को हम जब जल में डालते हैं तो यह उन सभी आयनों में टूट जाता है जिनसे मिलकर के ये बना होता है। अर्थात मोर लवण जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है और इसके जलीय विलयन में कुल कितने आयन मिलते हैं? हमें 5 आयन मिलते हैं। तो मोहर लवण के जलीय विलयन में कौन कौन सा आयन परीक्षण दे रहे हैं? अब आपके क्लियर हो गया कि ये आयन परीक्षण देंगे। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं कार्नेलाइट का। तो कार्नेलाइट भी क्या है, एक डबल सॉल्ट है या नहीं है, वो हम देखते हैं। तो कार्नेलाइट का जलीय विलयन बनाया जाए तो हमें उसके जलीय विलयन में कौन कौन से आयन मिलेंगे? पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं। अब ये आयन प्रेजेंट है या नहीं सॉल्यूशन में, तो हम कैसे पता करेंगे? हम इन आयनों का क्या करेंगे? परीक्षण करेंगे। तो पोटेशियम के लिए हमने अभी देखा था कि अगर HClO4 डाला जाए तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। तो HClO4 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट आना, श्वेत अवक्षेप आना, ये बताता है कि विलयन में पोटेशियम आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित है। मैग्नीशियम आयन के टेस्ट के लिए हम क्या डालते हैं? डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। कौन से क्षारीय माध्यम में डालेंगे? तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का हमें क्या मिलता है? श्वेत अवक्षेप मिलता है। तो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ श्वेत अवक्षेप आना क्या बताता है? कि उसमें मैग्नीशियम आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित है। ठीक इसी प्रकार से क्लोराइड आयन का अगर परीक्षण करना है तो हम AgNO3 डालेंगे। AgNO3 डालने पर हमें क्या मिलता है? AgCl का श्वेत अवक्षेप मिलता है और ये श्वेत अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो यह बताता है कि विलयन में क्लोराइड आयन मुक्त अवस्था में उपस्थित है। अब हम अगर KCl जो कार्नेलाइट है इसको हम जल में डाल रहे हैं और ये वियोजित हो रहा है तो कुल कितने आयन दे रहा है? तो हम बता सकते हैं कि यहाँ से 3 आयन, यहाँ से 1 आयन और ये 1, टोटल कितने आयन मिले? 5 आयन। तो ये हमें क्या देगा? विलयन में कुल कितने आयन देगा? 5 आयन देता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कार्नेलाइट है जो एक द्विक लवण है तो ये कौन कौन से आयनों का परीक्षण देगा? तो आप बता सकते हो। अब ये एक तो मैग्नीशियम आयन का, पोटेशियम आयन का और क्लोराइड आयन का ये परीक्षण देता है। तो इस प्रकार हमने अभी ये देखा कि जितने भी द्विक लवण हैं वो ठोस अवस्था में स्थायी थे, लेकिन जब इनको जलीय विलयन में डाला जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। क्या मतलब हुआ? इस लाइन का वापस समझाता हूँ कि जब द्विक लवण को हम जल में डालते हैं, घोलते हैं, तो यह उन सभी आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, वियोजित हो जाता है, जिनसे मिलकर के ये बना होता है। अब हम जो सेकंड टाइप का जो युगात्मक यौगिक है वो पढ़ते हैं, वो है उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं वो ठोस अवस्था तथा विलयन दोनों ही अवस्था में क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसका मतलब है कि इस प्रकार के यौगिकों का यदि जलीय विलयन बनाया जाए तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। क्या सेंस हुआ इसका? एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करता हूँ। मैंने पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड को मिक्स किया और इनको जब वाष्पित किया तो हमारे पास एक नया यौगिक बना और इस युगात्मक यौगिक हमारे पास क्या बना? एक एडिशन कंपाउंड। और इस एडिशन कंपाउंड को मैं क्या बोल रहा हूँ? यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर मैं इस पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड को जल में डालता हूँ, क्या करता हूँ? इसका जलीय विलयन बनाता हूँ, तो जलीय विलयन में ये हमें उन सभी आयनों में वियोजित नहीं होगा जिनसे ये मिलकर के बना है। क्या सेंस हुआ? कि अगर इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो हमें पोटेशियम आयन जल में मिलेगा और दूसरा कौन सा मिलेगा? एक कॉम्प्लेक्स आयन मिला पूरा का पूरा। तो ये जो युगात्मक यौगिक है ये कौन कौन से आयनों से मिलकर के बना था? एक तो आयन कौन सा था इसमें? पोटेशियम आयन था। दूसरा कौन सा आयन था? फेरस आयन था। और तीसरा कौन सा आयन था? साइनाइड आयन था। तो देखो इसके जलीय विलयन में हमें क्या फ्री मिला है? पोटेशियम तो फ्री मिल गया, लेकिन ये दोनों ही आयन इसके जलीय विलयन में हमें फ्री अवस्था में नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इस यौगिक ने अपना अस्तित्व जलीय विलयन में बनाए हुए रखा है, अर्थात ये उन सभी आयनों में वियोजित नहीं होता है जिनसे मिलकर के बना होगा। ठीक है। अब देखो, आप जब किसी भी संकुल यौगिक को डिसोसिएट करते हो ना तो एक चीज़ ध्यान रखोगे
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी K4FeCN6 का, इसको वियोजित करते वक्त ये ध्यान रखना है, आपको आगे भी जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है ना, कि किसी भी संकुल को हम लोग कैसे डिसोशिएट करेंगे, ये आपके पास संकुल, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के आगे अगर कोई मेटल प्रेजेंट है तो वो पार्ट आपका कौन सा होगा, कैटायन पार्ट होगा। उस समय ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसा पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है। अब जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो हमें ये मालूम पड़ गया कि आगे वाला जो पार्ट है वो कैसा, पॉजिटिव है, और कौन सा, पोटेशियम है। और पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है, प्लस का 1 होता है, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या था, ये 1 था, ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कहाँ जाएगा, पोटेशियम के ऊपर आएगा। अब ये जो 4 लिखा हुआ है वो 4 कहाँ जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जाएगा। तो मैंने इसको पोटेशियम आयन और फिर लिया FeCN6, और ये जो 4 था वो इसके ऊपर है, और मैंने कहा पीछे वाला पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये -4 हुआ। अब देखो चार्ज टोटल बैलेंस होना चाहिए था, तो यहाँ -4 आ रहा है, तो प्लस का भी क्या होगा 4, और यहाँ पोटेशियम कितने लिखे हुए 4, तो हम लिखेंगे 4 ये पोटेशियम आयन मिलेंगे। तो ये मैंने आपको एक संकुल आयन को वियोजित करना बताया, जिसकी आपको इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ कुल कितने आयन मिले हैं, कुल कितने आयन मिले हैं, जब मैंने इस संकुल को जल में डाला तो कुल कितने आयन मिले हमें, कुल मिलते हैं 5 आयन। 5 आयन कहाँ से मिले, देखो कौन कौन से हैं, 4 तो मिले पोटेशियम आयन, और ये पूरा का पूरा आपका 1 आयन काउंट होगा। तो इस तरह से पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को जल में डालते हैं तो हमें टोटल आयन कितने मिलेंगे, 5 आयन मिलेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो संकुल दिया गया है इसके जलीय विलयन में कौन कौन से आयन मुक्त अवस्था में मिले और कौन मुक्त अवस्था में नहीं मिले, तो हम ढूंढ के बता सकते हैं। तो K4FeCN6 जो संकुल यौगिक है, इसके जलीय विलयन में हमें Fe+2 आयन और साइनाइड आयन नहीं मिले मुक्त अवस्था में, ये उन आयनों में वियोजित नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस संकुल यौगिक ने जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बना करके रखा है। अगर ये इन आयनों में वियोजित होता तो अगर हम फेरस आयन का टेस्ट लगाते तो हमें वो पॉजिटिव मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, इसका केमिकल टेस्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके जलीय विलयन में फेरस आयन मुक्त अवस्था में नहीं है। अब एक एग्जाम्पल और लिया गया है, कॉपर सल्फेट और अमोनिया को 1:4 में हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको वाष्पित करते हैं। तो हमारे पास एक योगात्मक यौगिक मिलता है जिसका नाम है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ठीक है ना। ये नाम कैसे दिया गया है हम इसी चैप्टर में आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर मैं इस योगात्मक यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर के जल में डालता हूँ तो उसका जलीय विलयन बनाए तो हमें क्या मिलेगा। देखो, अब इसको देखो, तोड़ने का तरीका देखना। अभी मैंने आपको कहा था कि जो आगे वाला पार्ट होता है इस कॉम्प्लेक्स के जो आगे आया था वो पॉजिटिव था, और कॉम्प्लेक्स के बाद में अगर कोई पार्ट आया तो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। इस समय कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, आपका पॉजिटिव पार्ट कहलाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। क्या करें, अब हम क्या करेंगे, इसको जल में डालते, तो जल में डालने पर देखो ये वियोजित कैसे होगा। मैंने कहा था आपको कि ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट को कभी हम लोग अलग नहीं करेंगे, इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट कैसा, पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का 2 चार्ज आया, और ये सल्फेट आयन में वियोजित हुआ। अगर आपसे पूछूं कि इसने विलयन में टोटल कितने आयन दिए, तो आप बोलोगे टोटल कितने आयन दिए, 2 आयन दिए। इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैंने आपको दिया है इसके विलयन में आपको Cu+2 आयन मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा। मैं कॉपर आयन का इसके जलीय विलयन में परीक्षण करना चाहूँ तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके जलीय विलयन में कॉपर आयन मुक्त अवस्था में नहीं है, केवल कौन प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ठोस अवस्था और विलयन अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं, ये अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, अर्थात उन सभी आयनों में वियोजित नहीं होंगे जिससे मिलकर के ये बने होते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिफाइन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हुए, तो देखो, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु आयन, सेंट्रल मेटल एटम अथवा आयन
अन्य किसी उदासीन अणुओं या आयनों के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो। तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल दिया मैंने टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ठीक है ना, टेट्राअमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। अगर हम इसकी संरचना देखें तो सेंट्रल एटम इसमें कॉपर है, और इस कॉपर के साथ क्या है, ये जो आपके पास इस स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट है अणु ये उदासीन अणु है अमोनिया, और अमोनिया पर चार्ज नहीं होता, आप जानते हो कि कैसा होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये जो 4 अमोनिया है इस मेटल के साथ क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ कौन सा बंध बन रहा? उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध कैसे बनता है कि जब बंध बनाने में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक दाता परमाणु के द्वारा दिए जाए तो उपसहसंयोजक बंध बनता है। तो इस तरह से 4 अमोनिया ने इस कॉपर के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हीलियम साइंस।